डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें सातवें पार्ट का अगला पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट वर्गीकरण की आवश्यकता और साथ में वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, इन दो पॉइंटों को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में हमें कुल 12 पॉइंट पढ़ने हैं और उनमें से हमने 4 पॉइंट परमाणु सिद्धांत के पहले पढ़े। परमाणु की संरचना के लिए जो सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए हैं उनमें हमने पिछले वीडियो में डाल्टन का सिद्धांत का एक वीडियो पढ़ा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में एक वीडियो समझा था और रदरफोर्ड का श्रवणपत्र प्रयोग का एक वीडियो हमने अलग से बना रखा है, उसको अपन ने समझा है। और जो पिछला वीडियो था वो था परमाणु की संरचना के लिए नील्स बोर की परिकल्पना का एक वीडियो। अब हम यहाँ पाठ, इसमें 7वां जो पॉइंट है वो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी अपन को, इनका वर्गीकरण करना पड़ रहा है और तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। उनमें अपने इस वीडियो में आज 2 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूलैंड और डोबेरेनर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। यह आज का अपना पहला पॉइंट है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं वर्गीकरण क्या शब्द है, वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है चाहे वो पदार्थ हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उन्हें समानताओं और असमानताओं यानी कि उनके अलग अलग समूह बनाना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास घर में कुछ वस्तुएं हैं, अगर मैं कहूं कि धातुओं की बनी हुई वस्तुएं और धातुओं के अलावा यानी कि अधातुओं की बनी हुई वस्तुओं को अलग अलग कीजिए तो वो वर्गीकरण है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा पानी में तैरने वाली वस्तुएं और पानी में डूबने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए, उन्हें पृथक पृथक कीजिए, ठीक है। लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं कौन कौन सी हैं, प्लास्टिक से बनी हुई कौन कौन सी है, उनका वर्गीकरण करना। कहने का मतलब चाहे पदार्थ हो या सजीव निर्जीव जो भी हैं, उन्हें अपने कुछ बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, कुछ गुणों के आधार पर समूह बनाना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे आपने 9th क्लास में जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था, जैसे शैवाल वर्ग है, कवक एक अलग वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में हमने अकशेरुकी और कशेरुकी जो जंतुओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अकशेरुकी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर जो कशेरुकी प्राणी है उनको भी 5 वर्गों में बांटा था, जैसे मछली वर्ग, ठीक है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। दूसरा उसमें पढ़ा था उभयचर जो मिट्टी पे और पानी में दोनों जगह रहते हैं। फिर हमने सरीसृप पढ़े थे, सरीसृप वर्ग यानी कि जो रैंकर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, डायनासोर जो हुआ करते थे वो भी सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि अब लुप्त हो गए। और अगला था अपना पक्षी वर्ग, उड़ने वाले। और सबसे जो उच्च वर्ग है वो है मेमिलिया यानी कि स्तनधारी, जिसमें मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारे जंतु इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। व्हेल मछली जो है वो भी कशेरुकियों के अंदर स्तनधारी वर्ग में आती है। व्हेल जो मछली नहीं है वो स्तनधारी वर्ग में है। और उसी प्रकार से चमगादड़ पक्षी नहीं है, वो भी स्तनधारी वर्ग में आता है, ठीक है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वो स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं। तो उसी प्रकार से तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उनके अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग समूह बनाए गए हैं, ठीक। तो तत्वों का जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हम जब किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो उससे हमें समझने में आसानी होती है। जैसे पानी में तैरने वाली वस्तुएं और पानी में डूबने वाली वस्तुएं, तो हमें सारी वस्तुओं का अध्ययन नहीं करना पड़ता, हमने 2 समूह बना लिए, ठीक है, तैरने वाली और डूबने वाली। इसीलिए जितने भी पदार्थ हैं उन सब का वर्गीकरण करना हमारे सुविधा के लिए आवश्यक होता है, हमें उससे आसानी होती है। जिस प्रकार से आपको एक अन्य उदाहरण से मैं समझाऊं,
कि कोई किराना की दुकान है, किराने की दुकान जनरल स्टोर जो होती है जिसमें सामान अपना घरेलू जो सामान है ना वो सारा मिलता है, जैसे चाय चीनी है ना, साबुन वगैरह। तो वो जो दुकानदार होता है वो साबुनों को एक जगह एक बॉक्स में रखता है, और आपने वहां अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो वो उन साबुन का दो ग्रुप बना लेता है। कपड़े धोने की साबुन को अलग रखेगा और नहाने की साबुन को अलग रखेगा। फिर जो नहाने की साबुन है उनके भी अलग ग्रुप बना लेगा, अलग समूह बना लेगा। जैसे लाइफ बॉय की साबुन है उसको एक जगह रख लेगा, है ना। सिंथोल जो साबुन उनको अलग रखेगा, लक्स जो साबुन उनको अलग रखेगा, हिमाम जो साबुन है उनको अलग रखेगा। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, वर्गीकरण कर लिया अपनी सुविधा के लिए। कोई ग्राहक आता है और वो अचानक पूछेगा कि मुझे तो ये लक्स साबुन चाहिए, तो तुरंत वहां साबुन वाले बॉक्स में जाएगा, उनमें से नहाने वाले साबुन वाले बॉक्स को ढूंढेगा, नहाने वाले के अंदर फिर वो जो भी वो लक्स, जो हमाम, लाइफ बॉय, जो भी साबुन चाहिए वो तुरंत उसको दे देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता, सारी साबुन वो मिला करके एक बॉक्स में रख दे, है ना, एक बर्तन में या एक बॉक्स में वो अपनी दुकान के अंदर रख दे सारी साबुनों को मिला करके, तो उसको ढूंढने में बड़ी असुविधा होगी, उसका समय खराब होगा। ठीक है, तो उसने अपनी सुविधा के लिए साबुनों का वर्गीकरण कर लिया। इसीलिए जितने भी तत्व हैं उनका वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि उनको समझने में, उनके गुणों को समझने में हमें आसानी हो। ये बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब अपने पाठ्य पुस्तक से अपन शुरू करते हैं कि क्या क्या लिखा है अपनी किताब में। इसमें बता रहा है कि 1800 तक, सन 1800 तक 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। यानी कि 1800 तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, 31 तत्व। जैसे तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे क्या हैं, ये तत्व हैं। और सन 1865 तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब जो जो समय बीतेगा तत्वों की खोज तो होती जाएगी, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, उपकरणों की खोज हो रही है ना, नई नई तकनीक अपन खोज कर रहे हैं, तो उससे अपने 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और आज यानी कि अब तक 118 तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। अब तक अपने कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, 118 तत्व, उसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, गैस भी है ना, वो सारी सारी तत्व इसमें शामिल हैं। तत्व आईयूपीएसी के अनुसार, देखो ये आईयूपीएसी क्या है, ये तत्वों के नामकरण करने की एक पद्धति है, एक संस्थान है जो तत्वों का नामकरण करती है। और ये आईयूपीएसी का जो आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछी गई है। तो ये आपका 8 का पार्ट जब पढ़ोगे, देखो 8.3 में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की पद्धति के लिए तीसरी जो पत्ती है, जो आईयूपीएसी पत्ती है, आईयूपीएसी का पूरा नाम ये, यहां पर, यहां से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, 8 के पार्ट में दोबारा आएगा। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई यानी कि इंटरनेशनल, यू यानी कि यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए यानी कि अप्लाइड, और सी का मतलब केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। ठीक है, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनका नामकरण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई है, जो पूरे विश्व के अंदर सभी चीजों का नाम, सभी पदार्थों का एक ही नाम होगा। जैसे मेथेन है, एथेन है, चाहे वो इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, सारी जगह उसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो नाम एक ही होंगे। ठीक है, लोकल नाम नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, अपने आगे एक पाठ आएगा, उसमें पौधों के वैज्ञानिक नाम भी हैं। ठीक है ना, जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो गेहूं का जो अपन गेहूं बोलते हैं यहाँ तो, लेकिन चीन के अंदर उसका गेहूं का नाम अलग है, जो लोकल नाम है, देशी नाम है। अमेरिका में उसको अलग बोलते हैं, क्योंकि देशों की अलग अलग भाषा होती है। और अपने यहाँ इंडिया में ही गेहूं के आपको 4-5 नाम मिल जाएंगे। गेहूं को कनक भी कहते हैं, ठीक है ना, चावल है, चावल को धान भी कहते हैं। तो ये एक समानता हो, एक जैसे नाम हो, तो पूरे विश्व के अंदर उनका एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जिसको वानस्पतिक नाम भी कहते हैं या वैज्ञानिक नाम कहते हैं। जैसे गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, चावल का ओराइजा सेटाइवा है। ठीक है, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, आगे एक पार्ट के अंदर आपके आएंगे सारे। तो ये यौगिकों के जो नाम है ना, वो भी आईयूपीएसी के अनुसार रखे गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी हैं। देखो जो 118 तत्व है ना, इनमें से प्रकृति में भी मौजूद हैं और कुछ मनुष्य ने बनाए हैं, यानी कि कृत्रिम है। 118 में से प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी है। मानव निर्मित को कहते हैं कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, उनके रासायनिक और भौतिक गुण, उनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि 118 तत्व है।
एक एक अपन खोज करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अतः तत्व के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, हमें महसूस हुआ कि क्यों ना इनके वर्ग बना लिए जाए। अतः तत्व की वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई वैज्ञानिकों ने कुछ गुणों के आधार पर। देखिए आवश्यकता ये यहां से आपका इसका आंसर अपन को लिखना है। वैज्ञानिकों ने कुछ गुणों के आधार पर इन तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिससे इनका अध्ययन करना सरल, सुगम और तर्क संगत तरीके से किया जा सके। इस प्रकार के वर्गीकरण से भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों का अध्ययन भी सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। यानी कि जो खोज हो चुकी है और भविष्य के अंदर भी आगे तत्वों की खोज होगी। अभी तो 118 तत्व हैं, लेकिन आगे खोज जारी है, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी हमेशा। तो इनका एक अलग अलग वर्ग बना रखे हैं। जो वर्तमान में जो आधुनिक सारणी चल रही है, आवर्त सारणी, उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। तो इनके अंदर अलग अलग ब्लॉक में इनको रखा गया है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। आगे आपको समझ में आएगा कि 4 वर्ग कौन कौन से बना रखे हैं। अब अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। देखिए तत्वों को अलग अलग समूहों में या वर्गों में रखने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक है डोबेरेनर का नाम आता है। डोबेरेनर ने प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद में इसी वीडियो के अंदर अपन दूसरा वैज्ञानिक जो है न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड है, इसने प्रयास किया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे डोबेरेनर के बारे में। तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनेक वर्षों के प्रयोगों व परिकल्पनाओं का परिणाम है। सर्वप्रथम इस श्रेणी में डोबेरेनर का नाम आता है। डोबेरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया। सन 1829 में इन्होंने तीन, देखो इसको याद रखिएगा, इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। इन्हें डोबेरेनर के त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक। त्रिक माने तीन। त्रिक का मतलब क्या है? तीन का ग्रुप बना लिया, इसलिए इसको त्रिक। त्रिक माने तीन का ग्रुप बना लिया। देखिए आप कहोगे कैसे बनाया, ये आपको दिख रहा होगा। डोबेरेनर के त्रिक दिख रहे हैं ना। ये लिथियम तत्व है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक ग्रुप हो गया तीन का। ये कैल्शियम है, SrBa का एक हो गया, है ना। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक हो गया। तो ये तीन के ग्रुप बनाए इन्होंने। क्लियर? अब ये किस आधार पे बनाए वो अपन देखेंगे। इसमें लिखा है इस समूह में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर था, ठीक है ना। और गुण भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य के थे। देखो उस बात को ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये लिथियम है, लिथियम का परमाणु भार 7 है, और ये पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो पहला और अंतिम, ये पहला हो, ठीक है, लिथियम पहला है और पोटेशियम अंतिम है, इन दोनों का जो परमाणु भार है, इन दोनों परमाणु भार, इसका औसत जो होगा वो बीच वाले का होगा, ठीक है, सोडियम का होगा। कैसे? जैसे 7 और 39 को अपन जोड़ दें, 7 को और 39 को अपन जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा जोड़? 46 आएगा। और इसका औसत कैसे निकालेंगे? जितने अपन ने पदार्थ लिए हैं, जैसे लिथियम 1, पोटेशियम 2, 2 लिए तो 2 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा, ठीक है ना। आप औसत निकालते हो ना, तो इसका औसत कितना आएगा? 23 आ गया। तो ये है 23, ये रहा इसका। यानी कि कहने का मतलब इसमें पहला और जो अंतिम परमाणु है उन दोनों के परमाणु भार का, इनका औसत बीच वाले का होगा और गुण भी बीच वाले के जैसे होंगे। दोबारा पढ़ते देखो लाइन को क्या लिखा है। इस समूह में मध्य वाले यानी कि बीच वाला तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्व है। शेष कौन से? ऊपर वाला और नीचे वाला, परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इन दोनों का जोड़ के देखिएगा, इसको और इसको आप जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो 88 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी प्रकार से 35 को और 127 को जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको ये 81 के लगभग आएगा, 80, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इन्होंने बताया था। लेकिन ये भी क्या है, ये विफल हो गया, आगे सभी परमाणुओं के बारे में नहीं बता सका। क्या लिखा है देखो आगे इसमें, डोबेरेनर केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके इन्होंने, यानी कि 3 त्रिक, यानी 3 है ना, 3 परमाणु इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें के बारे में बताया। आगे ये नियम अनुपयुक्त रहा, ये नियम आगे सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। इसलिए डोबेरेनर ने प्रयास जरूर किया, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया। लेकिन ये आगे अन्य जो खोज हुई, आगे परमाणुओं की खोज हुई, उसके ऊपर ये लागू नहीं हुआ, इसलिए ये अनुपयुक्त हो गया, ठीक है। इसके पश्चात एक अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक आए, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो आप न्यूलैंड याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक यानी कि अष्टक संस्कृत भाषा का शब्द है, अष्ट, अष्ट यानी कि 8, ठीक है ना, 8।
इन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, देखो किस आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है, अष्टक जो नियम था वो किस आधार पर दिया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर व्यवस्थित किया गया और पाया कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं। यानी कि 8 तत्वों के बारे में बताया और ये बताया कि जो 8वां तत्व है उसके गुण पहले वाले तत्व के समान हैं। जिस प्रकार से संगीत के अंदर, संगीत होता है ना, संगीत के अंदर 7 स्वर हैं, कौन कौन से, सा रे गा मा पा ध नी सा, है ना, सारे गा मा पा ध नी सा, ये 7 स्वर हैं। उसी प्रकार से इन्होंने अष्टक में 7 कॉलम बनाए और 8वां कॉलम पहले जैसा था। 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले जैसा स्वर आता है, दोबारा वही स्वर आता है। देखो कैसे इसको सारणी से समझेंगे। ये जो न्यूलैंड ने जो अष्टक सारणी बनाई है वो उसके बारे में है। ऊपर तत्व लिखे हुए हैं, लिथियम, दूसरा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। 7 हो गए ना, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब ये जो 7वां है उसके बाद में क्या आएगा, 8वां। तो 8वां कहां है, ये रहा 8वां। तो ये पहला था अपना, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। ठीक है, तो ये पहले वाले के जो गुण हैं, लिथियम के गुण हैं, वैसे ही गुण सोडियम के हैं, पहले वाले के और 8वें वाले के गुण समान है, इसलिए इसको अष्टक का नियम कहा गया। चाहे यहां से आप शुरुआत कर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है, और ये 7वां। अगर आप शुरुआत करोगे, कहने का मतलब इसके नीचे जो आ रहा है वो इसके जैसे गुण समान होंगे, इसके नीचे आने वाले गुण इसके जैसे समान होंगे, ठीक है, इसके बोरोन के नीचे आने वाले के गुण एल्यूमिनियम के समान होंगे। तो पहले और 8वें के गुण एक जैसे होते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहाँ लिथियम के गुण सोडियम जैसे होंगे, ठीक है, फ्लोरीन के जो गुण है वो क्लोरीन जैसे होंगे, पहले और 8वें के गुण एक समान है, ये बताया गया था इन्होंने। ठीक, परंतु ये भी सक्सेस नहीं हुआ, इसमें भी कुछ कमियां रह गई। देखो इसमें लास्ट कहां तक है, कैल्शियम तक है, उसके आगे खाली पड़े हैं कॉलम। ठीक है, तो ये कैल्शियम तक ही सक्सेस हुआ, आगे लिखा है, देखते अपन। यह नियम भी कैल्शियम के आगे के तत्वों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के आगे कार्य आगे बढ़ाया। इसमें से रूस के वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीफ, आप मेंडलीफ याद कर लीजिए बस, काफी है, मेंडलीफ याद कर लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ आपको डायग्राम भी दिख रहा, फोटो दिख रही, ये डी मेंडलीफ दिख रहा ना, ये मेंडलीफ वैज्ञानिक की फोटो है। यहाँ डी का मतलब है दमित्री, ठीक है ना, ये डी से स्पेलिंग शुरू होती है, ठीक है, डेमेत्री, डी मेंडलीफ, तो मेंडलीफ याद कर लीजिए आप। उसके साथ में थे एल मेयर, एल यानी कि लोथर मेयर, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको एल मेयर भी कहते हैं, तो मेंडलीफ और मेयर याद कर लीजिए आप। इन दोनों ने मिलकर के एक और सारणी बनाई थी, ठीक है, और सारणी में इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया है और ये भी कुछ काफी हद तक सक्सेस हुई, लेकिन कुछ कमियां इसके अंदर भी थी। और अंत में जो आएगी वो आधुनिक आवर्त सारणी आएगी, वो अपन अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी देखो ये आपको दिख रही है, ये आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी का मतलब एक सारणी, एक टेबल बनाई है और जिसके अंदर तत्व जो पदार्थ हैं उनको रखा गया है। और उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोजले ने बनाई है, ठीक है, ये मोजले वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी अपन अगले और वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाने का प्रयास किया, उनके बारे में 2 के बारे में तो आज अपन ने पढ़ लिया। कौन कौन से? एक तो अपन ने आज डोबेरेनर के बारे में पढ़ा है कि डोबेरेनर ने त्रिक जो है, त्रिक नियम दिया था, ठीक है, 3-3 के समूह बनाए। उसके बाद में जो न्यूलैंड है उन्होंने अष्टक का नियम दिया, ठीक है, पहले तत्व के लक्षण है वो 8वें तत्व के समान होते हैं। तो इस प्रकार से 2 के बारे में अपन ने आज पढ़ा है और अगले वीडियो के अंदर हमें जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।